अगर हम सोच रहे हैं कि हम शांत रहेंगे और चीन अपने आप बदलेगा, चीन नहीं बदलेगा। अगर आप चीन और पाकिस्तान के नज़रिए से देखें, वो अपने एम में बिल्कुल क्लियर है। चीन को पहले चाहिए ताइवान, जो उसका पहला सैनिक लक्ष्य है, और उसके बाद उसको चाहिए अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान को चाहिए जम्मू कश्मीर, और वो उसी की तरफ काम कर रहे हैं। चीन पानी का बम इस्तेमाल करेगा और अरुणाचल प्रदेश पे बहुत दिक्कत आएगी कि 2030 के बाद चाइना पाकिस्तान कभी भी टू फ्रंट वॉर करेंगे और साथ में पानी रिलीज होगा मेडॉक डैम से। चाइना ने मेडॉक डैम का निर्माण शुरू किया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर की दूरी। सिर्फ 48 से 72 घंटे चाहिए अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ लाने के लिए। 5 अगस्त पिछले साल बांग्लादेश में तख्ता पलट, और तब से लेकर आज तक बांग्लादेश भारत के खिलाफ ही जा रहा है। बयान नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा था। ये दोस्त तो नहीं कर सकता। अगर हम सोच रहे हैं कि हम शांत रहेंगे और चीन अपने आप बदलेगा, चीन नहीं बदलेगा। 1949 में ही चाइना ने डिसाइड किया था 100 साल के अंदर हम दुनिया का नंबर 1 देश में। आज के तारीख में सैनिक लड़ाई तो है अहम, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी उतनी इम्पोर्टेंट है। देश को कमज़ोर करके इलेक्शन जीतना, ये तो किसी एंगल से सही बात नहीं। मुल्तान कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के भविष्य के लिए 3 अहम निर्णय लिए गए। पहला, पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा। दूसरा, पाकिस्तान भारत में अस्थिरता और शांति के लिए आतंकवाद का समर्थन करेगा। और तीसरा, टू फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत होगी। हमारे 5 साल का समय। लेफ्टिनेंट कर्नल जी एस सोडी सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। पिछली बार जहाँ पे हम मिले थे तो हमने बात की थी आपके किताब के बारे में एंड चाइना की थोड़ी हिस्ट्री को जाना था, और साथ ही साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में जाना था। आपने कुछ प्रेडिक्शंस भी किए थे। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, और तब से लेके आज तक बांग्लादेश भारत के खिलाफ ही जा रहा है। देखिए, जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो तो हम जानते हैं किस तरह से आए गए दिन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये तो कैसे वीडियोस सब देख रहे हैं। लेकिन स्ट्रैटेजिकली भी बांग्लादेश भारत से दूर हो रहा है। तो जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में एक प्रेडिक्शन किया था, जो मैंने बुक में लिखा कि 2035 में टू फ्रंट वॉर होगी, अब बहुत कुछ बदल चुका है पिछले 1 साल में, और मैं 2 मिनट उस पर खुलासा करना चाहूँगा, फिर मैं आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आऊँगा। एक जो बहुत बड़ी चीज हुई है, एक हुआ बांग्लादेश का 5 अगस्त का पिछले साल, और दूसरा इस साल 19 जुलाई को चाइना ने मेडॉक डैम का निर्माण शुरू किया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पे है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे जो है, राइट। और 4 जुलाई को पेमा खंडू, जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने बयान दिया कि चीन पानी का बम इस्तेमाल करेगा और अरुणाचल प्रदेश पे बहुत दिक्कत आएगी। अब जो मैंने किताब में लिखा, आपके प्रीवियस शो पे कहा 6 डोमेन्स का था मैंने लड़ाई का, अब चाइना 7th डोमेन भी लाया भारत के खिलाफ, वो है पानी। क्योंकि अब हमें सिनेरियो समझना होगा, जब ये टू फ्रंट वॉर होगी, और ये टू फ्रंट वॉर 2030 के बाद कभी भी हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि 2030 में मेडॉक डैम का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। तो ये सिनेरियो जो उभर के आ रहा है कि 2030 के बाद चाइना पाकिस्तान कभी भी टू फ्रंट वॉर करेंगे, और उसमें साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस डोमेन्स पे तो पहला वार शुरू होगा, साथ में पानी रिलीज होगा मेडॉक डैम से। सिर्फ 48 से 72 घंटे चाहिए अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ लाने के लिए। अब आप सोचिए कि अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम हो रहा है, स्पेस वॉरफेयर हो रहा है। इसमें जो हमारे देश की सेना होगी, उससे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? देश को बचाना, अरुणाचल प्रदेश में फ्लड रिलीफ करना। ये बहुत एक समस्या वाली बात है। अमेरिका ने एक अनरिटन सी एक ट्रीटी कर ली, अलिखित ट्रीटी सी कर ली चीन और रूस के साथ, तुम करो तुमने जो कुछ करना है। हमने देखा पिछले 3 साल से जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, अमेरिकी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया किस तरह से राष्ट्रपति पुतिन के बारे में चीज़ें लिख रहा था, रूस का लिख रहा था। लेकिन जब इस साल 15 अगस्त को एंकरेज अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई, तो ऐसे हुई जैसे बिछड़े हुए दोस्त मिले, कोई लगा ही नहीं कि इतनी कोई दुश्मनी थी। तो
मैंने इस पे ना जय जी एक आर्टिकल भी लिखा है, कुछ हफ्ते पहले पब्लिश किया है G3 के ऊपर। एक इनफॉर्मल सा ग्रुपिंग बन गया है G3। दुनिया में 3 महाशक्तियां, रूस, अमेरिका, चीन, इनको G3 मैंने कहा। और ये G3 आपस में इन्होंने डिसाइड कर लिया कि तुम अपने अपने इलाके में रहो, हम अपने इलाके में, हमें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए इसी साल 20 अप्रैल को पीट हेग्सेथ, जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, जैसे पहले डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस था, जैसे वॉर कहते हैं, उन्होंने 12 अप्रैल को इस साल बयान दिया कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल्स अमेरिका की 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को महज 20 मिनट में बर्बाद कर सकती है। ये उनका रक्षा मंत्री कह रहा है, अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ वॉर, ये उनका रक्षा मंत्री। और उसी दिन यही बयान के साथ में पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिका की जितनी वॉर गेम्स होती हैं जो बंद कमरे में सेनाएं करती हैं, डिस्कशंस करती हैं, पीट हेग्सेथ ने कहा जितनी अमेरिका की वॉर गेम्स होती हैं उसमें अमेरिका हारता है, चीन जीतता है। एक रक्षा मंत्री का ऐसे बयान आना बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और उसके बाद आप देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अमेरिका ने चीन के साथ कोई दुश्मनी सी नहीं रखी। जैसे हमने डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में देखा कैसे उन्होंने अमेरिका को, चीन को बोला था वुहान वायरस, ये वो पूरा हमने ड्रामा देखा। लेकिन इस बार कोई ऐसी दुश्मनी सामने नहीं, क्योंकि अमेरिका ने पहली बात रियलाइज कर लिया कि चीन सैनिक शक्ति में अमेरिका से बहुत आगे है, उसके साथ भिड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो इन्होंने इन्फॉर्मेसी ग्रुपिंग बना लिया G3, ये इन्होंने आपस में कर लिया। अब बात आती है डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ क्यों है। तो चीन को हमेशा एक डर था। देखिए चीन का पहला सैनिक लक्ष्य तो है ताइवान, ये हम सारे जानते, जो मैंने बुक में डिस्कस किया और पहले शो में भी किया। चीन का पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान। जैसे हर पाकिस्तानी का सपना है जम्मू कश्मीर, वैसे हर चीनी नागरिक का सपना है ताइवान। लेकिन चीन को हमेशा ये डर था अगर वो ताइवान के लिए युद्ध करेगा तो भारत उसके पश्चिमी मोर्चे पे युद्ध ना खोल दे। चीन 2 फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता। जो हमारा नॉर्दर्न और ईस्टर्न फ्रंट है वो चीन का वेस्टर्न फ्रंट है, करेक्ट, क्योंकि चीन की ईस्टर्न फ्रंट पे ताइवान है। तो हमेशा चीन को डर था कि भारत ने अगर वेस्टर्न फ्रंट पे मोर्चा खोल दिया तो चीन के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के इस दुविधा को साफ कर दिया। जब भारत के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए तो ये क्लियर हो गया अब कि भारत के साथ अमेरिका नहीं खड़ा है। जब भारत के साथ अमेरिका नहीं खड़ा है तो भारत अकेले तो पश्चिमी मोर्चे पे जंग खोलेगा नहीं। तो यानी कि इसका क्या अर्थ हुआ कि अमेरिका ने चीन को ताइवान एक प्लेटर पे दे दी है, एक आराम से कर दिया कि तुमने जब भी ताइवान पे करना है हम बीच में नहीं आएंगे। क्योंकि ना अमेरिका आएगा यहाँ से, ना भारत चीन के पश्चिमी मोर्चे पे कुछ करेगा। बाकी बचे कौन से देश जो ताइवान की थोड़ी मदद के लिए आ सकते हैं? जापान, साउथ कोरिया, फिलीपीन, उनकी तो सेनाएं बहुत छोटी हैं। तो ये जो एक अनरिटन एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है अमेरिका, रूस और चीन की। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बार बार कड़वे बयान भारत की तरफ आ रहे हैं, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये बेसिकली चीन को अश्योरेंस है अब अमेरिका भारत के साथ नहीं है। और जब अमेरिका भारत के साथ नहीं है तो चीन का पश्चिमी मोर्चा सिक्योर्ड है। लेकिन अगर आप जोर से बोलते हो, आप चीज को कन्वे करते हो, उस चीज का इम्पैक्ट बहुत होता है। और शायद यहाँ हम पीछे रह जाते हैं। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने पाकिस्तान को बहुत लताड़ा, बड़ी अच्छी बात है, उनको लताड़ना चाहिए, बल्कि और लताड़ना चाहिए। लेकिन हमने चीन के बारे में कोई बयान नहीं दिया। जबकि 4 जुलाई को इसी साल लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, जो कि इंडियन आर्मी के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने साफ बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा था। ये दोस्त तो नहीं कर सकता, करेक्ट, लेकिन तब भी हमने चीन के बारे में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। तो इससे क्या हो रहा है? इससे चीन का हौसला बढ़ रहा है। अगर हम सोच रहे हैं कि हम शांत रहेंगे और चीन अपने आप बदलेगा, चीन नहीं बदलेगा। अगर आप चीन और पाकिस्तान के नजरिए से देखें, वो अपने एम में बिल्कुल क्लियर है। चीन को पहले चाहिए ताइवान, जो उसका पहला सैनिक लक्ष्य है, और उसके बाद उसको चाहिए अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान को चाहिए जम्मू कश्मीर, और वो उसी की तरफ काम कर रहे हैं।
इनफैक्ट अगर आपको वायरस को मारना है तो आपको एंटीवायरस तो यूज करना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू बी दोज एंटीवायरस बॉडीज। सर एक और चीज है कि अगर हम ग्लोबल जियोपॉलिटिकल मैप देखें या फुटप्रिंट्स देखें तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हो रही है। लाइक फॉर एग्जांपल देयर वाज अ टाइम जहाँ पे यूएस वाज कोटिंग इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे यूएस वाज अगेंस्ट चाइना, बट अब आपने कहा कि G3 वाली जो आपने बात की कि वो एक चीज हो गई है। इसी के साथ साथ में पाकिस्तान अब यूएस का एक तरह से लैपटॉप ही बन गया है। अब ये चीज आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है एग्जैक्टली, बिकॉज पाकिस्तान एट वन हैंड ऑल्सो प्लेज विद चाइना, ऑन द अदर हैंड ऑल्सो डील्स विद अमेरिका। ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली? एक किताब है जिसका शीर्षक है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेनियल मार्के ने लिखी है। ये बड़ी अच्छी किताब है और दर्शकों जब भी मौका मिले किताब जरूर पढ़ना। इस किताब में एक चीज साफ लिखी है कि पाकिस्तान के तीनों महाशक्तियों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जो फैक्ट है। जैसे आपने कहा, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, तीनों के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ज्योग्राफी है, वो ऐसी है कि तीनों महाशक्तियों को उसकी जरूरत है। अमेरिका दिल से पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता है। वो जानते हैं अंदर से, जिस किताब में भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। अमेरिका की जो प्रशासन है, चाहे डेमोक्रेट रिपब्लिकन हो, सारे जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन करता है। लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान से डर भी है। डर ये है कि पाकिस्तान, जो एवरेज पाकिस्तानी नागरिक है, वो बड़ा अमेरिका के खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका इजराइल को पूरा सपोर्ट करता है। तो अमेरिका को पहला डर ये है कि अगर किसी भी पाकिस्तानी आतंकवादी को पाकिस्तान के परमाणु हथियार मिल गए तो पहला परमाणु हथियार अमेरिका पे आएगा। ये डर है अमेरिकी प्रशासन को। तभी 24 घंटे वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका की एक पैराशूट स्पेशल फोर्सेस, पैरा कमांडो की यूनिट या एक टुकड़ी तैयार रहती है पाकिस्तान पे मूव करने के लिए एट अ शॉर्ट नोटिस, कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई जहां आतंकवादी परमाणु हथियार के पास पहुंच गए। दूसरी चीज, अमेरिका को यह भी पता है कि अगला जो आतंकवादी हमला होगा अमेरिका पे, 9/11 वाला टाइप जो होगा, वो अफगानिस्तान से आएगा और तब उसे फिर पाकिस्तान की जरूरत होगी। तो ये दो मुख्य कारण है कि अमेरिका चाहते हुए भी पाकिस्तान से दूर नहीं हो सकता है। वो पाकिस्तान को हमेशा अपने साथ रखता है। चीन के बारे में तो हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जहाँ तक रूस की बात है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। जय जी, क्या हुआ कि जब 21 दिसंबर 2011 को अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने पिवट टू एशिया या ईस्ट एशिया स्ट्रेटेजी का ऐलान किया, उसके तहत मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में अधिकतर जो अमेरिकी सैनिक थे उनको मूव करके इंडो पैसिफिक में मूव किया, चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए। तो ये जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ मिडिल ईस्ट में, उसमें चीन और रूस, ये दोनों वहां पे ताकतवर होने लग गए। और 21 दिसंबर 2011 के बाद अमेरिका और भारत की नज़दीकियां बढ़ने लग गई, क्योंकि अमेरिका को ये महसूस हुआ कि अगर चीन के विस्तारवाद को रोकना है तो भारत ही पूरी मदद कर सकता है। बाकी देश तो साउथ एशिया में छोटे छोटे से हैं। और 21 दिसंबर 2011 से लेके इस साल 20 जनवरी तक, जब से डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए, इन 14 सालों में हमने देखा कि भारत और अमेरिका ने कितनी अहम रक्षा डील्स की, चाहे लेमुआ, कॉमकासा, आईसेट, ये सब हुई। लेकिन सब बदल गया डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। तो ये जो भारत और अमेरिका की नज़दीकियां बढ़ रही थी 2011 से लेकर 2025 के जनवरी तक, इससे रूस बड़ा अपसेट हो रहा था। और इसकी कारण है कि रूस पाकिस्तान के करीब जाता गया। तो ये जो 14 सालों में भारत और अमेरिका की दोस्तियां गहराई, रूस हमसे आस्ता आस्ता दूर होने लग गया। हमने देखा सिंदूर के वक्त रूस का जो बयान आया, बड़ा एक नॉर्मल सा बयान था, जो कि नॉर्मल टाइम में बड़ा कड़वा बयान आता पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इस बारी बड़ा नॉर्मल सा बयान आया। तो आज की तारीख में पाकिस्तान तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते पे है, और उसका मुख्य कारण है एक उसकी ज्योग्राफी या जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन, दूसरा जो मैंने आपको बताया कि डर की
परमाणु हथियार अमेरिका पे ना जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम अमेरिका के खिलाफ है। और तीसरा ऑब्वियसली जो अफगानिस्तान वाला हो सकता है वहाँ से दूसरा अटैक आए, जैसे 9/11 वाला। तो ये कारण है पाकिस्तान के तीनों महाशक्तियों से अच्छे रिश्ते किए। और जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उसके बाद तो वो तो बेसिकली वो अपने पर्सनल लाइफ में व्यापारी थे, उनको तो पता है कि व्यापार कैसे करना है। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ वो बिटकॉइन वाली डील कर ली, क्रिप्टो करेंसी वाली कर ली, अभी ये रेयर अर्थ वाली कर ली। जब पाकिस्तान के पास रेयर अर्थ हो ना हो, लेकिन डील होगी, इसका मतलब कुछ तो है। देखिए, हम डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा लें, लेकिन वी हैव टू ग्रांट समथिंग टू हिम। इतना अमीर बनना, अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बारी बनना, जब दूसरी बार सबने होप छोड़ दी थी, आदमी में कुछ तो है। तो मतलब कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के पास कुछ रेयर अर्थ तो है, ऐसा तो नहीं है कि जो हम में से कुछ कह रहे हैं वहाँ कुछ भी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ थोड़ी ना कि इतने $50 बिलियन की डील कर गया जब वहाँ कुछ भी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो पूरा जो सिस्टम अब हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, पूरी जियोपॉलिटिक्स उथल पुथल हो गई है। जो सिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, पूरा चेंज हो गया है। क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसका मित्र बचा ही नहीं। और यहाँ मैं एक टिप्पणी करना चाहूँगा, 471 BC में थुसाइडस, जो कि ग्रीस के एक प्रसिद्ध फिलोसोफर थे, उन्होंने 471 BC में बयान दिया था, जो आज भी उसी तरह सही और सटीक है। जो शक्तिशाली होता है वो वही करता है जो वो चाहता है, जो कमज़ोर होता है वो सिर्फ देखता है। आज जिसके पास पावर है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। हमास ने इजराइल पे हमला करना था 7 अक्टूबर 2023 कर दिया उसने। रूस ने यूक्रेन पे युद्ध करना था, कर दिया। इजराइल ने ईरान पे हमला करना था, कर दिया। यानी कहने का मतलब है जिसके पास पावर है वो इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त ना कोई संधि, ना कोई ट्रीटी, ना कोई अलायंस, कोई ज़्यादा मायना नहीं है। जिसके पास ताकत है वो इस्तेमाल कर रहा है, और इसका पूरा फायदा डोनाल्ड ट्रंप उठा रहा है। सिर्फ इस पर्टिकुलर जो चीज़ आपने कही, इसकी वजह से एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। आपको लगता है कि हम एक थर्ड न्यूक्लियर एज में एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे न्यूक्लियर रेस फिर से शुरू हो जाएगी हर देश के बीच में? जय जी, न्यूक्लियर वेपन्स तो बनने जारी हैं ही। हमने देखा कैसे हर देश अपने वेपन्स इंक्रीज कर रहा है। जो सिप्री की एनुअल रिपोर्ट आती है, भारत, पाकिस्तान, चीन, सब ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स इंक्रीज किए हैं। तो वो न्यूक्लियर रेस तो ऑलरेडी चली रही है, लेकिन न्यूक्लियर वॉर कभी नहीं होगी। न्यूक्लियर स्टेटमेंट दी जाएंगी, न्यूक्लियर का डर बिठाया जाएगा, जैसे पाकिस्तान कितने दशकों से भारत पे डर बिठा रहा था हम परमाणु हथियार करेंगे। कोई देश परमाणु हथियार आज के ज़माने में नहीं इस्तेमाल करेगा, और ये मैं कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ। मेरा कन्विक्शन इसलिए है क्योंकि देखिए, जो आखिरी और एक ही बारी परमाणु हथियार हुआ 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने किया। वो वहाँ किया, जापान एक द्वीप है, वो द्वीप पे किया, उसके इफेक्ट्स उस द्वीप के अंदर ही रह गए। और तब अमेरिका इकलौता देश था जिसके पास परमाणु हथियार थे। आज की तारीख में 9 देश ऑफिशियल परमाणु हथियार हैं। 3-4 हैं जिनके पास हैं, वो बता नहीं रहे। इजराइल हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, सारे हम जानते हैं। ईरान के पास भी है, कुछ ना कुछ तो है ही है, लेकिन बता नहीं रहे। अब अगर रूस ने यूक्रेन पे परमाणु हथियार इस्तेमाल करना होता, कब का कर दिया होता। क्योंकि परमाणु हथियार आज मैंने बताया 9 देशों के पास है, और उससे भी ज़्यादा देश हैं। दूसरा, आप अगर परमाणु हथियार अपने साथ वाले देश पे इस्तेमाल करते हो, वो रिपल इफेक्ट्स तो आप पे भी आएंगे। क्या गारंटी है कि हवा का रुख बदल जाए और वो रेडिएशन आपके देश में वापस आ जाए? न्यूक्लियर विंटर का वो डर तो रहेगा ही, वो तो डर रहेगा। तो परमाणु न्यूक्लियर रेस तो जारी है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कभी नहीं हो। सिर्फ एक डर बिठाया जाएगा, इस्तेमाल कभी नहीं। जय जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर 2 भागों में दूंगा। पहला भाग जो आपने बांग्लादेश और ये सब बताया। देखिए, 9 जुलाई को इस साल जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया कि जिस तरह से पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, आने वाले समय में ये भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए दिक्कत पैदा करेंगी। यानी कि बांग्लादेश का ये जो थ्रेट है, ये बहुत लाइव थ्रेट है। अब मैं आपके प्रश्न के दूसरे भाग पे आता हूँ कि चाइनीज फुटप्रिंट या CIA का फुटप्रिंट। देखिए, जैसे भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार में बताया जाता है कि किसी घर में अगर कलेश हो, लड़ाई झगड़े हो, तो बाहर के लोग या पड़ोसी फायदा उठाते हैं। यही चीज किसी भी देश के साथ चलती है। अगर किसी देश के अंदर अंदरूनी अनरेस्ट है, तो बाहर वाले फायदा उठाएंगे। राइट। बांग्लादेश में क्या हुआ?
वो रिजर्वेशन टू फ्रीडम फाइटर्स वाले केस पे हुआ, जो कि बाद में जब उन्होंने डिसाइड किया कि हम नहीं लागू करेंगे तब तक बहुत देरी हो गई थी। नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में जिस तरह से नेपाल के मंत्री, जो पहले मंत्रिमंडल के मंत्री के बच्चे थे, वो रिच चीज़ें इस्तेमाल करते थे, ट्विटर पे पूरा नेपो किड्स करके एक हैशटैग चल रहा था, और जैसे उन्होंने वहाँ पे सोशल मीडिया बैन की, वो जो गुस्सा था वो सड़कों पे आ गया। और बाद में उन्होंने, जो उनके ओली थे प्रधानमंत्री ने कहा नहीं मैं सोशल मीडिया बैन नहीं करूँगा, तब तो देरी हो गई थी। तो इन चीज़ों से जो सबक को सीख मिलती है कि अगर जनता में आक्रोश हो, उस आक्रोश को समझना और उसका समाधान करना बहुत जरूरी है। जैसे घर के मुखिया में हो और आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, 2 बच्चों की भी नहीं बन रही, ये आपकी ड्यूटी है घर के मुद्दों को सॉल्व करना। आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत है, वो गलत है, मैं इसके साथ हूँ। यही हुआ बांग्लादेश में, यही हुआ नेपाल में। तो ऑल्सो सर, जब हमने देखा कि यूएस के साथ में अब हमारे जो रिलेशंस है वो थोड़े स्टर्डी नहीं है, अब उसी के तुरंत बाद टैरिफ्स जब लगाए 50% तक चले गए, उसके तुरंत बाद में एससीओ समिट था। वहाँ से एक बहुत फेमस वो तस्वीर आई थी जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, रशिया से पुतिन थे, एंड चाइना से ऑफ कोर्स शी जिनपिंग थे। एंड वो फोटो का इम्पैक्ट आपको क्या लगता है, क्या रहा है? क्योंकि उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी लैंग्वेज थोड़ी बहुत तो बदली थी, एटलीस्ट जो ट्वीट्स उसके आ रहे थे उसमें लैंग्वेज चेंज होते हुए दिखी थी। आई एग्री जय जी कि डोनाल्ड ट्रंप की लैंग्वेज थोड़ा चेंज आया, लेकिन ओवरऑल कोई चेंज नहीं है। क्योंकि इस एससीओ समिट जो आपने अभी किया, इसमें एक जो सबसे मुख्य बात निकल के आई, चीन ने कहा कि 10 साल में 2035 का उन्होंने डेवलपमेंट प्लान दिया है, 2035 तक दुनिया में एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होगा। इसके मायने बहुत गहरे हैं। इसके मायने गहरे इसलिए हैं क्योंकि चीन ने बोल दिया दुनिया को कि 2035 में दुनिया की जो बड़ी शक्तियां, जो ताकत है या जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, पूरी बदल जाएगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि अगले 10 सालों में चीन 2 बड़े युद्ध करेगा, ताइवान के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए। और अगर चीन ये दोनों युद्ध जीत गया, चीन की स्टैंडिंग 10 साल में अमेरिका से भी ऊपर हो जाएगी। तो ये जो एससीओ समिट है और ये जो उन्होंने 10 साल का डेवलपमेंट प्लान दिया ऑफिशियली, क्योंकि चीन सैनिक तौर पे कुछ नहीं कहता है, उसके बिटवीन द लाइंस रीड करना पड़ता है। BRI मैंने बुक में भी एक्सप्लेन किया है। BRI दिखने को है जी ये अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, लेकिन उसका एक छुपा हुआ मकसद है, वो है मिलिट्री बेसिस बनाना, ताकि युद्ध के समय वो जगहें सेना के काम आ सकें। तो पहली बात तो ये एससीओ समिट से चीन ने क्लियर कर दिया कि 10 साल में वो सब कुछ बदल देगा। और जब मैंने बताया 10 साल में 2 बड़े युद्ध होने, ताइवान के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, 2 फ्रंट वॉर जो हम बात करते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, अभी कुछ दिन पहले की है, कि एक ड्राफ्ट नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पीट हेग्सेथ को पुट अप हुई है, जिसमें पहली बार ये लिखा गया है कि अमेरिका की जो मेन थ्रेट है या सबसे बड़ी चुनौती है, वो उनकी होमलैंड सिक्योरिटी है। ना उन्होंने रूस को लिखा है, ना उन्होंने चीन के बारे में लिखा है एज अ थ्रेट, जो कि पिछले साल की नेशनल जो थी नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, उसमें साफ लिखा था चीन नंबर 1 खतरा है अमेरिका के लिए। यानी कहने का मतलब क्या है, अब अमेरिका भी अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी बदल रहा है। वो कह रहा है मैं अपने देश को बचा लूं। क्यों अमेरिका कह रहा है? क्योंकि जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, चीन की जो सैनिक ताकत बढ़ती जा रही है, अमेरिका भी जानता है उसका वो मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए अमेरिका अब कह रहा है अपनी लेटेस्ट डिफेंस स्ट्रेटजी में जो अभी ड्राफ्ट ही है कि हमें अपने देश पे कंट्रोल करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए। तो एक बार फिर दिखाता है कि चीन की जो ताकत है वो बहुत बढ़ रही है, और अमेरिका जैसा महाशक्ति भी अब चीन के सामने खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो हम फोटो की बात कर रहे थे, ये सर एक टेम्परेरी फोटो है। चीन नहीं बदल सकता है। चीन और पाकिस्तान 2 ऐसे देश हैं, आप उनको कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं बदलेंगे। उनके सैनिक लक्ष्य क्लियर है, पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर, चीन के लिए ताइवान और अरुणाचल प्रदेश। तो इस फोटो को सिर्फ फेस वैल्यू पे है, फोटो ऑप्स के लिए। चीन बदलेगा नहीं भारत की तरफ। राइट। कुछ सालों तक रक्षा बजट 3% से ऊपर करना होगा। हमें देश सेनाओं को पैसा चाहिए,
हम कहें कि हम एक डेवलपिंग देश हैं, कुछ भी हो, अब सवाल है नेशनल सिक्योरिटी का, क्योंकि चीन पाकिस्तान तो बाज नहीं आएंगे, वो तो अपने सैनिक तैयारी में बिल्कुल डटे हुए हैं। दुनिया में आज की तारीख में जय जी 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी 64, जिसमें से चीन 57 में आ गया और बाकी 7 में अमेरिका आ गया। तो हमें टेक्नोलॉजी के लिए हमें पैसा चाहिए, हथियारों के लिए पैसा चाहिए, फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए पैसा चाहिए, तो हमारे रक्षा बजट को इंक्रीज करना बहुत जरूरी हो, अन्यथा हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। तो हमें डिफेंस बजट इंक्रीज करना होगा एटलीस्ट 3% पर ईयर। हमें अरुणाचल में डैम बनाने होंगे जो 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएं। ये नहीं कि आज प्लानिंग हो, अगले साल ठेका हो, फिर कोई कोर्ट चला जाए, वो स्टे ले आए, 25 साल तक डैम ही ना टेक ऑफ करे। हमें वॉर फुटिंग पे काम करना होगा। बट रियलिस्टिकली आपको लगता है ये हो पाएगा इंडिया में? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, अगर कोई डिसाइड करे होना है, हो सकता है। मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, मेरे को अभी भी उम्मीद है कि होगा, लेकिन अगर आप पास से देखें तो थोड़ा मुश्किल भी लगता है, क्योंकि जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, टेक ऑफ ही नहीं होते। करेक्ट। तो देखिए, अब तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ गई है। अब तो जैसे मैंने बताया, डिप्टी चीफ ने बोल दिया कि सिंदूर के वक्त चीन पाकिस्तान को रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा था। चीन ने ऑलरेडी बोल दिया कि वो J-35 फाइटर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को देगा, PL-21 देगा। कहने का मतलब है कि वो तो दोनों अपनी तैयारी कर रहे हैं। चीन का चाहे साइबर हो, चाहे कुछ भी, उसके बारे में तो हम बहुत बात कर चुके हैं पहले, सारे जानते हैं कितना आगे स्पेस में, उसमें कितना आगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, हमारा 5 साल का समय, 5 साल में एक होल ऑफ नेशन अप्रोच चाहिए होगा। करेक्ट। अगर हमने कर लिया तो हमारे लिए 2 फ्रंट वॉर निपटनी आसान होगी। नहीं किया, जनरल राव ने की 7 अगस्त 2023 का जो लेख है वो फिर पढ़ा जाएगा। हमें करना होगा जय जी, हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब जिन्होंने करना है, जो मैं कहता हूँ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें करना होगा, अदरवाइज हमारे लिए बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत दिक्कतें होंगी।